गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। कला तृतीय वर्ष के पाठ्यक्रम में बताने से पूर्व मैं आपको कुछ बातें बताऊंगा अपने प्रैक्टिकल ज्योग्राफी से रिलेटेड भी। उस पाठ्यक्रम को प्रारंभ करने से पहले कुछ चीज़ें अपने को आनी आवश्यक है। इनके बिना उस पाठ्यक्रम को पढ़ना जाना बिल्कुल भी संभव नहीं है। हम कक्षा 3 से पढ़ते आ रहे हैं अक्षांश और देशांतर रेखाओं के बारे में, उनकी संख्या कितनी होती है, कैसे उनका क्षेप होता है, किस प्रकार वो बनाई जाती है, ये सब बातें अपने कक्षा 3 से पढ़ते जा रहे हैं। इनका अपने को यदि अध्ययन नहीं किया या इनका अपने को ज्ञान नहीं है तो हम मानचित्र प्रक्षेप नहीं बना सकते। तो सर्वप्रथम अपने को थोड़ा सा इनके बारे में पढ़ने का प्रयास करते हैं और यदि अपने को अक्षांश और देशांतर का ज्ञान हुआ तो हम मानचित्र प्रक्षेप बनाना सीख जाएंगे। सर्वप्रथम आप बात करते हैं ग्लोब की। हम सब ने ग्लोब देखा है। ग्लोब का शेप माना जाता है कि पृथ्वी का प्रारूप माना जाता है, पृथ्वी का छोटा प्रारूप माना जाता है। यथार्थ स्थिति पृथ्वी की ग्लोब दिखाता है, लेकिन ग्लोब की कुछ कमियां होने के कारण ये अपने को हर समय साथ नहीं रख सकते। एक समय में एक ही जगह का अपने मानचित्र देख सकते हैं, पूरे विश्व का मानचित्र एक समय में नहीं देख सकते। कुछ कमियां होने के कारण अपने मानचित्र बनाते हैं। अब मैंने एक बात बताई आपको मानचित्र की, तो मानचित्र में 3 चीज़ें आवश्यक होती है, अक्षांश, देशांतर और मापनी। तो कोई भी मानचित्र बनाने के लिए 3 चीज़ें आवश्यक है, अक्षांश, देशांतर और मापनी। तो सर्वप्रथम अपने बात करते हैं अक्षांश और देशांतर की। यदि इन तीनों में से एक भी न हो तो उसे मैप नहीं कहा जा सकता या मानचित्र नहीं कहा जा सकता। पृथ्वी हमारे सौरमंडल का सदस्य है। इसका भौगोलिक अध्ययन हम इसके नमूने से करते हैं, जिसे हम ग्लोब कहते हैं। ग्लोब हम सब लोगों ने देखा है। उसमें कुछ लाइनें लगी होती है, एक पूर्व से पश्चिम, एक उत्तर से दक्षिण। पूर्व से पश्चिम जो लाइनें होती है उसको अपने एक नाम, विशेष नाम दे देते हैं अक्षांश रेखाएं। अब ये अक्षांश क्या है इसके एक बार देख लेते हैं। भी मान लो ये कोई गोला, ये इसका बीच का भाग आधा कर दिया इसको, तो ये मध्य में हो गया। ठीक है, इसको आधार बना लिया, आधार बना के कोण बना दिए। जैसे ये 5 डिग्री का कोण बना दिया, ये 10 डिग्री का कोण बना दिया, यहाँ तक करते 90 डिग्री का कोण बना दिया। इसी प्रकार इधर भी कोण बना दिए, 5 डिग्री का कोण बना दिया, 10 डिग्री का कोण बना दिया। यानी कि एक आधार से कितने कोण बनाए जा सकते हैं? 90 कोण बनाए जा सकते हैं। ये नीचे भी इस प्रकार से बनाए जा सकते हैं। एक आधार लिया, ठीक है, एक कोण बना दिया, दूसरा कोण बना दिया, एक डिग्री इधर, 1 डिग्री इधर, इधर 5 डिग्री, इधर भी 5 डिग्री, जो भी बना सकते हैं 10 डिग्री का, और यहाँ भी 90 डिग्री कोण बना सकते हैं। ठीक है, तो 90 ऊपर कोण बना सकते हैं, 90 भी नीचे बना सकते हैं। एक अपन ने इसको आधार लिया था जिसको इसको 0 मान लेते हैं, तो अक्षांश कितने हो गए? 90 90 180 0 181 अक्षांशों की संख्या हो गई। अब अक्षांश की परिभाषा एक इस प्रकार अपने ले सकते हैं। भूमध्य रेखा है, ये मान लो भूमध्य रेखा या भूमध्य लाइन से खींचा गया कोण क्या है? अक्षांश है। समझ में आ गई बात? अक्षांश किसको कहेंगे? भूमध्य लाइन से खींचा गया कोण अक्षांश है। जैसे आपने यहाँ 5 खींचा था तो एक कोण ही खींचा आपने, तो ये अक्षांश है। इसी प्रकार अब लाइन का अर्थ होता है भी एक स्थान से चल के दूसरे स्थान पर जाना, एक बिंदु से चल के दूसरे बिंदु तक जाना। बिंदु नहीं है भी, एक लाइन 5 डिग्री से 5 डिग्री चली ये लाइन, तो ये होगी लाइन। ठीक है, तो अक्षांश रेखा की परिभाषा इस प्रकार दे सकते हैं, भूमध्य रेखा से खींचा गया कोण तथा 2 समान कोणों को मिलाने वाली रेखा अक्षांश रेखा है। भूमध्य रेखा से खींचा गया कोण तथा 2 समान, ये भी 5 ये भी 5 खींचा गया मिलाने वाली रेखा क्या है? अक्षांश रेखा है। ठीक है,
अब ये कितनी खींची जा सकती है? अपन ने अक्षांश तो मान लिया था 90 ऊपर है, 90 नीचे और 1 बीच का है, और ये कितनी खींची जा सकती है? तो ये इनकी संख्या देखो, यानी कि 90 थे, तो ये केवल नॉर्थ पोल है जो, ठीक है, ये केवल बिंदु है, बिंदु रेखा नहीं हो सकती। और ये भी साउथ पोल है या दक्षिणी ध्रुव है, ये भी बिंदु है, तो ये भी रेखा नहीं हो सकती। इस प्रकार नॉर्थ पोल और साउथ पोल को बाहर निकाल दें इसमें से, तो इतनी रेखाएं हैं। यानी कि अक्षांश रेखाओं की संख्या कितनी है? 179 है। कई बार प्रतियोगी परीक्षा में पूछा गया है। और अक्षांश की संख्या कितनी है? तो 181 है। आपको समझ में आ गया होगा, इसकी डेफिनेशन भी समझ आ गई होगी। देखो, भूमध्य रेखा को आधार मान के खींचा गया कोण क्या है? अक्षांश है। दो समान अक्षांशों को मिलाने वाली रेखा क्या है? अक्षांश रेखा है। इनकी संख्या 179 होती है, जबकि अक्षांश की संख्या 181 होती है। ठीक है, ये पूर्व से पश्चिम की ओर चलती हैं। ग्लोब में ये पूर्व से पश्चिम की ओर इस प्रकार से चलती है। ठीक है, ये गोले हैं इस प्रकार के, ये आपको सामने दिख ही रहा है इस प्रकार का। ये सबसे बड़ा गोला, फिर ये दूसरा गोला, फिर ये तीसरा गोला, फिर चौथा गोला, इस प्रकार ये गोले हैं। ये देखो, ये वृहत वर्त, ये बड़ा गोला, फिर ये छोटा, फिर ये छोटा, यानी कि ये गोले हैं, आपस में काटते नहीं हैं। ठीक है, सबसे बड़ा गोला कौन सा है? भूमध्य रेखा है। जैसे जैसे भूमध्य रेखा से ऊपर या नीचे आएंगे, ये जो वर्त हैं ये छोटे होते जाएंगे। उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव पर ये केवल पॉइंट रह जाते हैं, केवल बिंदु रह जाते हैं। ठीक है, तो अक्षांश रेखाओं की विशेषता अपने को समझ में आ गई होगी। ये पूर्व से पश्चिम की ओर खींची जाती हैं, एक बात। ठीक है, दूसरी, ये आपस में काटती नहीं हैं। ठीक है, ये भूमध्य रेखा से समानांतर चलती हैं। सबसे बड़ा व्रत है जो भूमध्य रेखा वाला व्रत है, जिसे हम वृहत ग्रेट सर्किल भी कहते हैं। उसके जैसे जैसे ऊपर ऊपर जाते जाएंगे वैसे वैसे गोले छोटे होते जाएंगे, यानी कि वर्तों की आकार छोटा होता जाएगा। नॉर्थ पोल या साउथ पोल पर केवल बिंदु रह जाएगा। ठीक है, अब अक्षांश रेखाओं पश्चिम से पूर्व की ओर खींची गई सभी काल्पनिक रेखाएं अक्षांश है, ये आपके सामने दिख रहा है। पृथ्वी के बीचों बीच 0 डिग्री अक्षांश रेखा होती है, जिसे हम भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा कहते हैं। ये भूमध्य विषुवत रेखा है। ये पृथ्वी को 2 भागों में बांटती है, इसलिए इसको भूमध्य, भूमि के बीच में लाइन, इक्वेटर, इक्वेडोर से निकलती है, इसलिए इक्वेटर लाइन कहते हैं। एकमात्र देश ये यहाँ इक्वेडोर देश है। यहाँ इक्वेडोर देश है, और इक्वेडोर में गुजरने के कारण इसको क्या कहते हैं? इक्वेटर लाइन। और विश्व को 2 वर्त विश्व में बांटती है, तो विश्वत वर्त भी इसको कहते हैं, कई नामों से जानते हैं। ठीक है, भूमध्य रेखा बारे में बात हो गई। अब ये एक सर्किल हो गया इक्वेटर का। अब दूसरा सर्किल, ये मान लो 1 डिग्री का, ये 5 डिग्री का, ऐसे ऐसे जाते जाते यहाँ 90 डिग्री तक पहुँच जाती है। अक्षांश पश्चिम से पूर्व की ओर खींची गई सभी काल्पनिक रेखाएं अक्षांश रेखाएं हैं। पृथ्वी के बीचों बीच जो 0 डिग्री रेखा होती है। अब देखो, इन दोनों के बीच को क्या कहते हैं? 2 अक्षांश रेखाएं। अब ये जो क्षेत्र बचा है इसको अपने क्या कहेंगे? ये जो क्षेत्र बीच में बचा है इसको कहेंगे जोन, या हिंदी में कह देते हैं कटिबंध। जोन या कटिबंध, ये ध्यान में रहे। 2 अक्षांशों के बीच में जो क्षेत्र होता है उसको कटिबंध या जोन कहते हैं। चाहे इस अक्षांश के बीच ये जोन है, ये जोन है, ये जोन है, ये जोन है। ठीक है, इस भूमध्य रेखा के उत्तर और दक्षिण दिशा में 1 डिग्री अंतराल में 90 अक्षांश रेखाएं खींची जा सकती है। ठीक है, ये 90 इन्होंने अक्षांश रेखाएं खींची है। किसी भी स्थिति में 90 डिग्री से ज़्यादा अक्षांश नहीं हो सकता। ध्रुव पर 90 अक्षांश की स्थिति होती है। अक्षांश पर सभी अक्षांश रेखाएं एक दूसरे के समानांतर होती है। ये देखो, बिल्कुल समानांतर है।
अपने को ऐसे गोले दिखाई देते हैं, लेकिन जैसे बनाते हैं ना तो ऐसे एकदम समानांतर चलती है, यानी कि भूमध्य रेखा से समानांतर, फिर ऐसे ऊपर नीचे भी समानांतर। एक अक्षांश से दूसरे अक्षांश के बीच में दूरी 111 किलोमीटर की होती है। ये 1 डिग्री अक्षांश है और ये 2 डिग्री अक्षांश, ये बताया गया है, इनके बीच की दूरी क्या है, 11 किलोमीटर है, 111 किलोमीटर है। अब बात करते हैं, जैसे ये बताया है अभी, सूरज हमेशा यहाँ इनके बीच में ही सीधा चमकता है। इसके बाद में यानी कि कर्कवृत्त के बाद इधर आर्कटिक वर्त और इधर अंटार्कटिक वर्त, जिसमें 66.5 डिग्री साउथ और 66.5 डिग्री नॉर्थ, ये आर्कटिक वर्त, ये अंटार्कटिक वर्त, यहाँ तक सूरज का प्रकाश जाता है। सीधा सूरज कभी नहीं चमकता, इसके बीच में मकर रेखा और आर्कटिक अंटार्कटिक वर्त के बीच में और कर्क रेखा और आर्कटिक बीच में सीधा नहीं चमकता, इसका सूरज का प्रकाश जाता है। सूरज केवल वर्ष भर कर्क और मकर रेखाओं के बीच में ही घूमता है। इस कारण कर्क रेखा और मकर रेखा, यानी कि कर्क रेखा 23.5 डिग्री अक्षांश और मकर रेखा 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, इसके बीच इनका यानी कि विशेष महत्व है। अब ये कब निकलता है, 22 दिसंबर को मकर रेखा से सीधा चमकता है, 21 जून को यहाँ सीधा चमकता है। ठीक है, तो इस दौरान इसके अंदर बीच में चमकता रहता है ये। अब ये ग्रेट सर्किल इसमें दिखाया गया, आपको स्पष्ट समझ में आ रहा है, स्पष्ट दिखा जा रहा है। ये 0 डिग्री है, फिर 10 डिग्री, 20 डिग्री, 30 डिग्री, इन दो अक्षांशों के बीच की दूरी कितनी है, 111 किलोमीटर है। ये 90 डिग्री, 90 डिग्री आपको दिख रहा है, केवल एक बिंदु है, केवल एक बिंदु है। जैसा उत्तरी ध्रुव दक्षिणी ध्रुव को बिंदु माना जाए तो कुल अक्षांश रेखाओं की संख्या कितनी हो गई, 179 हो गई। यानी 1 डिग्री किसको माना है, 0 डिग्री को माना है। इसी प्रकार यदि अक्षांश को मान लें तो अक्षांश की संख्या कितनी है, 181 है। ये इस प्रकार विश्व में अपने मानचित्र में इस प्रकार खींची जाती है। ये लाइन है, ये विषुवत रेखा है, ये कर्क रेखा है, ये मकर रेखा है। ठीक है, इसके बाद में बात करते हैं अपने देशांतर रेखा की। पहली बात, उत्तर ध्रुव से दक्षिण ध्रुव को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा को क्या कहते हैं, देशांतर रेखा कहते हैं, लॉन्गिट्यूड लाइन कहा जाता है। ध्रुवों से, अब जैसे वहाँ भूमध्य रेखा लिया, इसमें भी 0 डिग्री जो लाइन है उसको लिया है प्रधान मध्यांतर रेखा या मध्याह्न रेखा कहते हैं। ध्रुवों से भूमध्य रेखा की ओर जाने पर देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी घटती है, क्योंकि अभी ये इसकी स्थिति, इसका शेप किस प्रकार का है, उनका तो सीधा शेप था, गोले थे, ये गोला नहीं है, ये क्या है, ध्रुवों पर जाके एक दूसरे को काटती है, ये यहाँ तक ही चलती है, आगे दूसरी लाइन आ जाती है। मान लो ये 0 डिग्री है तो उधर से कौन सी आएगी, 180 वाली आएगी, ध्रुवों पर ये आपस में काटती है। इनकी संख्या कितनी होती है, 360 होती है। एक गोले में कितने कोण होते हैं, 360 होते हैं, तो 360 इनकी संख्या होती है। ये काल्पनिक रेखाएं हैं, पृथ्वी के अध्ययन की दृष्टि से ये बनाई गई रेखाएं हैं। ध्रुवों से भूमध्य रेखा की ओर जाने पर देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी बढ़ती जाती है, भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर देशांतर रेखाओं की दूरी घटती जाती है। अब ये देखो, ये भूमध्य लाइन, भूमध्य रेखा है, भूमध्य रेखा देखो यहाँ सबसे अधिक दूरी, ठीक है, और यह ये मान लो 23.5 डिग्री कर्क रेखा है तो यहाँ कम दूरी है, फिर और ऊपर जाएंगे तो और कम हो जाएगी, ध्रुवों पर जाके बिल्कुल ये नगण्य हो जाएगी। देशांतर रेखाएं समांतर नहीं होती। दो देशांतर रेखाओं के बीच सबसे अधिक दूरी भूमध्य रेखा पर होती है, यानी कि 111.13 किलोमीटर। अभी यहाँ इसकी दूरी कितनी है, 111.3 किलोमीटर यहाँ पर दूरी। जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे
उत्तरी ध्रुव या दक्षिण ध्रुव पर ये दूरी घटती जाएगी। 0 डिग्री देशांतर रेखा को प्रधान व्यामोत्तर या प्रधान मध्याह्न रेखा कहा जाता है। भी किसी को यानी कि किसी को आधार मानकर ये खींचेंगे तो इस 0 डिग्री को प्रधान मध्यांतर मान लिया। ये क्यों मान लिया? क्योंकि उसमें लगभग उपनिवेश किसके थे? यूके थे। यूके ने कहा भी हमारी जो ग्रीनविच शहर में रॉयल सौर वेधशाला है वहाँ से 0 डिग्री निकलती है, तो इसको प्रधान मध्यांतर मान करके कोण खींचे और उन्हीं कोणों के आधार पर अपन ने इसके सारी की सारी रेखाओं का निर्धारण किया। इस 0 डिग्री देशांतर रेखा से पूर्व और पश्चिम की ओर 1 डिग्री अंतराल में 180 देशांतर रेखा खींची गई है, जो कुल मिलाकर 360 देशांतर रेखा ग्लोब पर खींची गई है। 0 डिग्री देशांतर रेखा और 180 डिग्री देशांतर रेखा एक दूसरे के विपरीत होती है। अब ये मान लो ये 0 डिग्री देशांतर रेखा है, तो इसके विपरीत में ये लाइन आ रही है ये कौन सी है? 180 डिग्री की है। अब यहाँ 1 है, उधर से कौन से आ रही है? 179 की। यहाँ 2 है तो उधर से ये कौन सी आ रही है? 178 वाली लाइन आ रही है। यानी कि प्रत्येक ध्रुव पर ये बस यहाँ से जाके यहाँ ये खत्म हो गई, आगे दूसरी लाइन स्टार्ट हो गई। विषम में देखा जाए तो ये 0 डिग्री लाइन है इस प्रकार से। ये 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री इस प्रकार से ये कौन से हो गए? पूर्वी देशांतर। ये 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री 4 डिग्री ये कौन से हो गए? पश्चिमी देशांतर। ठीक है, ये दोनों जाके ग्लोब में कहाँ मिल जाएंगे? 180 पर मिल जाएंगे। 180 डिग्री एक ही होता है, ना तो ये पूर्वी देशांतर है ना ये पश्चिमी देशांतर है। 180 डिग्री का विशेष महत्व इसलिए भी है क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा 180 डिग्री से निर्धारित होती है और 0 डिग्री से कौन सा होता है? अंतर्राष्ट्रीय समय लाइन कहा जाता है 0 डिग्री रेखा को। अब 0 डिग्री पर कौन कौन से देश है? देखो, यूके, फ्रांस, स्पेन, अल्जीरिया, घाना, आर्टिका। अब ये आदि देश हैं। तो अपने को केवल ये बात समझ में आनी चाहिए भी ये जो इस प्रकार की लाइन है, ये देखो ये 0 डिग्री देशांतर रेखा है। इससे जो इधर वाली रेखाएं हैं 180 रेखाएं, ठीक है, वो क्या होगी? पूर्वी देशांतर। जो इधर वाली रेखाएं हैं ये पश्चिमी देशांतर होंगी। बात में समझ में आ गई आपके? ये पूर्वी देशांतर, ये पश्चिमी देशांतर। 180 इधर हैं, 180 इधर हैं। ग्लोब में दोनों आपस में 180 मिला हुआ है। ठीक है, ग्लोब में आप 180 मिला हुआ है, तो 180 एक है। कुल देशांतरों की संख्या कितनी हो गई? 360। ठीक है, ये आपस में जाकर के नॉर्थ पोल पे काटती है, लेकिन यहाँ अपने को समांतर प्रतीत होती है मानचित्र के अंदर, लेकिन नॉर्थ पोल पर ग्लोब के अंदर सब एक दूसरे को काटती है। इसी प्रकार ये भूमध्य रेखा इस प्रकार से, ये भूमध्य रेखा, ये कर्क रेखा और ये मकर रेखा। इसी प्रकार से ये सारी की सारी ये रेखाएं। अब भूमध्य रेखा 0 डिग्री की है मान लो, तो 0 डिग्री के जो ऊपर वाली रेखाएं हैं ये उत्तरी गोलार्ध वाली हैं, ये 90 तक, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री 90 डिग्री। और ये जो दक्षिण में है ये दक्षिणी गोलार्ध वाली है। ठीक है, तो ये 90, तो उत्तरी गोलार्ध की 90 रेखाएं यानी कि एक नॉर्थ पोल को छोड़ करके 179 और दक्षिणी गोलार्ध की 179 ये इस प्रकार पैरेलल करती है। इस क्षेत्र को मैंने आपको बताया क्या कहा जाता है? जोन या कटिबंध। और यदि ये देशांतर रेखाएं हैं, दो देशांतर के बीच में जो क्षेत्र होता है उसको गाल या गोरे, हिंदी में गोरे और गाल कहा जाता है। ठीक है, देशांतर और अक्षांश रेखाओं का जो जाल है उसको भूग्रिड कहा जाता है। ठीक है,
आपको निश्चित रूप से समझ में आई होगी। ये सब बातें अपने को जब मानचित्र प्रक्षेप बनाएंगे, अगले वीडियो में अपने पढ़ेंगे ग्लोब और मानचित्र, दोनों में अंतर पढ़ेंगे। मानचित्र अपने लिए उपयोगी क्यों है, ग्लोब क्यों नहीं है, एक बात, ठीक है। और अपने मानचित्र प्रक्षेप क्यों बनाते हैं, ये पढ़ेंगे, ठीक है। आई होप बिल्कुल आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।